ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 20वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है क्षितिज के उस पार। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? क्या मामला है? हा 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 हा। ये क्या अजीब सी बात कह दी आपने? अजीब सी बात मतलब ये कि तुम अक्सर बात बात में मेरे दिमाग का जिक्र कर देते हो। तो इसमें कौन सी अजीब सी बात हुई? ये तो सबको ही मालूम है कि तुम जैसे स्पेसक्राफ्ट के दिमाग को भी एक और दिमाग की जरूरत है। जरा जबान संभाल कर बात करो चेतन। मुझे स्पेसक्राफ्ट कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मशीनी ढांचों से मेरी तुलना कर रहे हो तुम? सोच समझ कर बोल रहे हो ना तुम? अरे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ में आना चाहिए। तुम्हारे बॉस की नज़रों में भी मैं FPE यानी फ्लूइड साइकोसोमैटिक इंसेंबल हूं, और उन्होंने मुझे एक प्यारा सा नाम दिया है, स्पंदन। इतना खूबसूरत नाम तो तुमसे बोला नहीं जा रहा, उल्टा मुझे स्पेसक्राफ्ट कह रहे हो। ठीक है स्पंदन, मैंने अपनी गलती मान ली। लेकिन आजकल बार बार प्यार और प्यारा शब्द का इस्तेमाल तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आ रहा? क्या बात है? क्यों? क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता? देखो स्पंदन, पिछली रात लगातार काम की वजह से मैं तो काफी थक चुका हूं। मैं अभी तुम फिर से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, हम यहाँ पर एक खास मिशन पर हैं। जितना जल्दी हो सके हमें 2 नई कॉलोनियां बनानी है। हमारी धरती के लोग यहाँ पहुंचने के लिए तैयार हैं। गजब! अपने काम की तुम्हें कितनी फिक्र है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें शिलोंग से अचानक फोन करेगी तो क्या तुम फोन नहीं उठाओगे? शिलोंग से? 1 घंटा पहले ही तो वो दिल्ली में थी। घबरा गए ना? यही तो है प्यार। दरअसल अचानक ही दिल्ली का मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया था। हमें क्लाइमेट जेट सेट की मदद से हजारों लोगों को शिलोंग ले जाना पड़ा। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। कितनी अजीब बात है। जरा रुको 1 मिनट। मंदिरा कॉल कर रही है। अपने सामने वाला वो नीला बटन दबाओ। ठीक है, दबा दिया। हेलो मंदिरा, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं चेतन, कुछ गड़बड़ है, तभी कॉल कर रही हूँ। मैं यहाँ पत्थरों के ढेर के सामने खड़ी हूँ और ज्यादातर पत्थरों में से कुछ अजीब सी चमकीली भाप जैसी कोई चीज निकल रही है। अजीब सी चीज मतलब कोई खतरा तो नहीं लग रहा ना तुम्हें वहां? खतरे का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मंदिरा, तुम्हारी कमर के पास जो पीला रिबन लटक रहा है उसे खींचो, जोर से खींचो, जल्दी से। पीला रिबन? हाँ, दिख गया। खींचती हूँ। ये खींच दिया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? अब वही चट्टानें और पत्थर दिख रहे हैं। लेकिन रुको, चट्टान के इन सभी टुकड़ों में कई सारी परतें नजर आ रही हैं मुझे। अजीब बात है, जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तो ये परतें मुझे दिखी ही नहीं थी। यही तो समझने वाली बात है। तुम अपनी जांच पड़ताल जारी रखो, लेकिन इन चट्टानों के ज्यादा करीब मत जाना। तुम्हारे पास जो वो छोटा सा लेजर स्पेक्ट्रोग्राफ है उसे इस्तेमाल करो। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बाय। बाय मंदिरा। बाय मंदिरा, अपना ख्याल रखना। मंगल ग्रह का ये वीरान इलाका, हमें तो लग रहा था कि इस इलाके की पूरी जियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन वहां गड़बड़ी क्या थी? मंदिरा ने जब पीला रिबन खींचा तो उससे क्या हुआ? कुछ खास नहीं। उससे मंदिरा के चारों तरफ
आयनिक शील्ड यानी आयंस की ढाल सी बन गई। अब उसे कोई खतरा नहीं। आयनिक शील्ड, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पत्थरों से निकलने वाली उस अजीब सी चमक को मंदिरा ने तो बाद में देखा। उसके शरीर में उस चमक का असर काफ़ी पहले से पड़ने लग गया था। मेरे ऑटो रेस्पॉन्स डेटाबेस के मुताबिक मंगल की ज़मीन में पहले भी ऐसी काफ़ी जगहें खोजी जा चुकी हैं, लेकिन इन केमिकल्स की बनावट कुछ अनजान तरह की है। इन पत्थरों से निकलने वाली महीन सी भाप कार्बन चेन की ओर तेजी से आकर्षित होती हैं। कार्बन चेन? मंदिरा साथ में कुछ ऐसी चीजें लेकर गई है क्या? चेतन, लगता है जब से तुम्हें अपनी श्रीमती जी को शिलोंग ले जाने की बात पता चली है, तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। क्या तुम भूल गए कि पूरा इंसानी शरीर कार्बन का ही तो बना हुआ है? ये शरीर कार्बन चेन का एक सुपर स्ट्रक्चर है। अब अरे हाँ, सही बात है। मैं तो प्यार दीवाना होता है। ये प्यार भी तो तुम्हारे भीतर भरे पड़े न्यूरॉन की ही उपज है। तुम फिक्र मत करो, वो भाप अब मंदिरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा स्पंदन, हाँ चेतन, बोलो। एक बात बताओ। देखो, बुरा मत मानना, तुम खुद को क्या मानते हो? आई मीन एक आदमी या फिर औरत? तुम इंसान भी कितने मासूम हो। प्यार की खुशबू को महसूस करने के लिए तुम्हें किसी और की दरकार है। कितना अविकसित दिमाग है तुम लोगों का। जरा तमीज से बात करो स्पंदन। ये मत भूलो कि तुम्हें भी इंसानों ने ही बनाया है। अगर हम इतने ही पिछड़े तो फिर मेरे करीब क्यों आते हो? जाओ किसी और मशीन को खोजो। बस, तुमने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि मैं एक फ्लूइड साइकोसोमैटिक इंसेंबल हूं। जरा अपने इतिहास में भी झांक लो, तुम्हें हर दौर में मशीनें जरूर मिलेंगी। ओह, लगता है प्रोफेसर गगन की कॉल है। मैं इस विजुअल मॉड्यूल को सेट करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। हेलो, नमस्ते सर। हाय चेतन, काम कैसा चल रहा है? सर, हम लोग पूरी ताकत से जुटे हैं। हमने 2 नए इलाकों के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। उनकी रिपोर्ट जल्दी आपको भेज देंगे। मंदिरा आज हमारे स्टेशन से कुछ दूर गई है। वो उस इलाके में शुरुआती जांच पड़ताल का काम कर रही है। ठीक है, वैसे भी मुझे यकीन है कि तुम तय समय पर अपना काम पूरा कर लोगे। जी। आखिर तुम और मंदिरा हमारे सबसे बेहतर ट्रांस प्लेनेटरी इंजीनियर हो भाई। तुम दोनों को दूसरे ग्रहों में काम करने का शानदार अनुभव है। सर, जैसे ही जियोकेमिकल स्टडी का काम पूरा होगा, उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग इलाके में भार सहन करने की कितनी क्षमता है। मंदिरा इस इलाके की मिट्टी में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को जांचने का काम करेगी। तुम्हारा मतलब रेगोलिथ से है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना ये शब्द मुझे बहुत पसंद है। रेगोस का मतलब होता है कंबल और लिथोस का मतलब होता है पत्थर या चट्टान। रेगोलिथ यानी चट्टानी धूल की एक मोटी परत। सर, आपके ज्ञान की इस गहराई का तो मैं शुरुआत से ही मुरीद हूं। बस बस, रहने दो चेतन। इस बुढ़ापे में अब मुझे ऐसी झूठी तारीफ की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं। अरे भाई ठीक है। चलो ठीक है, तुम तो जानते ही हो हमारे मिशन के स्पॉन्सर भी वहां के हालात की रिपोर्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर जल्दी ही होगी बातचीत। कुछ खास बात होगी तो मुझे कॉल करना। श्योर सर। सर हेलो चेतन, रिसीवर को सही से रख दो। प्रोफेसर गगन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। 3 मिनट से ज्यादा वक्त बीत गया और तुम्हें एहसास ही नहीं। क्या कहा? 3 मिनट से ज्यादा? हाँ, ठीक तो कहा मैंने। देखो, धरती से मंगल ग्रह तक रोशनी पहुंचने में इतना ही तो वक्त लगता है, 3 मिनट 20 सेकेंड। जब प्रोफेसर गगन ने अपनी बात पूरी की और उसे पृथ्वी से यहां तक पहुंचने में इतना ही तो वक्त लगा ना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। यही छोटी छोटी बातों को तुम इंसानों का दिमाग अक्सर भूल जाता है, लेकिन मैं सब कुछ याद रखता हूं, समझे? चलो चलो, ठीक है स्पंदन। अब जरा ये बताओ कि कुछ देर पहले तुमने फ्लूइड शब्द का इस्तेमाल किया था। असल में इसका मतलब क्या है? तुमने कहा था कि तुम फ्लूइड साइको, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही एडवांस चीज है। क्यों? मैंने कहा था फ्लूइड साइकोसोमैटिक इंसेंबल। मेरा काम तो बस तुम लोगों की गलतियां सुधारना ही रह गया है। हाँ, ठीक है। इतना भाव भी मत खाओ। जो पूछ रहा हूं वो बताओ। मैं क्या भाव खाऊंगा? भाव, घमंड, ये सब तुम इंसानों की फितरत है, हमारी नहीं। खैर, मैं फ्लूइडिटी यानी तरलता के बारे में तुम्हारा जवाब देता हूं। देखो,
मैं हर मायने में फ्लूइड यानी तरल ही हूँ। मतलब ये कि जैसा तुम चाहो मेरा इस्तेमाल कर लो। जैसे अंतरिक्ष में तुमने एक फ्लोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, यहाँ मंगल ग्रह पर मुझे एक सर्वेक्षण स्टेशन की तरह प्रयोग किया। किसी गहरे समुद्र में तुम मेरा इस्तेमाल सभी ज़रूरी सुविधाओं के लिए कर सकते हो। यहाँ तक कि मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में भी तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब कुछ तुमने कभी सच में भी किया या फिर बस यूं ही खुशफहमी में ही हो? मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है। इन क्षमताओं से जुड़ी कई सुनहरी यादें अब भी मेरे जहन में हैं। ये करीब 4 साल पहले की बात है, जब महिलाओं की एक टीम को अरब सागर की गहराइयों में इंसान के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना खोजने की जिम्मेदारी मिली थी। वो जगह कर्नाटक में मंगलूर के तट से कुछ दूरी पर थी। ओह, रजनी, तुम यहाँ के हालात को लेकर इतना ज्यादा बेफिक्र सी क्यों हो? हमारे पास इस जगह से जुड़े तमाम आंकड़े हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंसान समुद्र की इन गहराइयों को खंगाल रहा हो। सही बात है। ये सन 1960 का वक्त था। समुद्र की गहराइयों में इंसानी कॉलोनी बनाने के विचार में दुनिया का ध्यान खींचा। ये बात तो सभी को मालूम है प्रिया। मैं बखूबी जानती हूँ कि 21वीं सदी के बीच में ही यहाँ जीवों की कुछ कॉलोनियाँ खूब फली फूली। लेकिन अब दुनिया भर की जलवायु में आए विनाशकारी बदलावों की वजह से ये हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हाँ बिल्कुल। अब तो समुद्री पानी का बहुत ज्यादा एसिडिफिकेशन हो गया है, यानी समुद्री पानी में तेजाब की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जगह जगह अचानक ही ज्वार भाटा आने लगे हैं। हाँ, कई इलाकों में तो समुद्री जीव खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जानती हूँ, ये सब बातें पता है मुझे, लेकिन एक्वानॉट्स के कप्तान के तौर पर मुझे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो है स्पंदन। तुम्हारा मतलब इस कोठरीनुमा जहाज से? ये अजीब सी पनडुब्बी? ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है सीमा, इसकी काबिलियत किसी इंसान से भी कहीं ज्यादा है। मुझे आपको एक चेतावनी देनी है। समुद्र में एक ताकतवर और बेकाबू गर्म धारा तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। ये कौन बोला रजनी? किसकी आवाज थी ये? घबराओ मत, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये हमारी पनडुब्बी की ही आवाज है। ओह, मुझे तो ये किसी बोलने वाले रोबोट की आवाज लग रही है। इसका तो मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था ना प्रिया, ये बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम है। अच्छा। इसमें सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ है। ओह, करीब 54 सेकंड के बाद वो लहर हमारे संतुलन को बिगाड़ सकती है। हमें कुछ करना होगा। जल्दी करो स्पंदन, अभी जल्दी से क्या हो सकता है? देखो, मुझे पनडुब्बी के आकार में कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ेगा कि यह लहर की टक्कर को झेल सके। जब तुम इसके सामने के हिस्से को मुड़ता देखो तो घबराना मत। मैं इसका आकार बदल रहा हूँ और ये मैंने बदल दिया। जरा मॉनिटर में देखो, हमारी इस पनडुब्बी का आकार कितना बदल गया है। हाँ, लेकिन हमें किसी झटके का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। हाँ। ये तो कमाल हो गया। सुपर शॉक एब्जॉर्वर की तरह है ये। झटका तो काफी बड़ा था ये, लेकिन हमने इंतजाम ही कुछ ऐसा किया था कि उसका एहसास ही ना हो सके। अच्छा, लेकिन हमें इसका पता भी क्यों नहीं चला? यही तो स्पंदन की खूबी है। ऐसे मुश्किल हालात में वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखता है। तुम्हारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी ऐसी स्थिति में रखा गया था कि तुम्हारी नर्व्स को झटकों का अनुभव ही ना हो। रजनी मैडम, हमने गहराई के स्तर को भी बदला है। अभी हम 950 मीटर की गहराई पर हैं। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा गहराई है। मेरे ख्याल से उस वक्त तो हम लोग शायद 300 मीटर की गहराई में रहे होंगे। हाँ, जाहिर है यहाँ पर दबाव भी उससे कहीं ज्यादा ही होगा। समुद्र की इतनी ज्यादा गहराई में कुदरती तौर पर देर तक रुका नहीं जा सकता। कैप्टन, हाँ स्पंदन, बोलो। मुझे लग रहा है शायद वहाँ जीवन होगा। मछलियों की एक छोटी सी कॉलोनी दिख रही है। अच्छा, शायद इन मछलियों में म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो पा रहा है।
आप देखना चाहेंगी इन्हें? इनसे कुछ खास सुराग मिलेंगे क्या? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। इन मछलियों ने बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से खुद को तेजी से ढाल लिया है। अब तक हमारे पिछले जितने भी अनुभव रहे हैं, इनमें उससे कहीं ज़्यादा तेजी से नए अणुओं का निर्माण हुआ है। ये नए अणु इस इलाके में इंसानी जीवन की उम्मीद को जगाते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। तुम जल्दी से यहाँ का डेटा इकट्ठा कर लो। हाँ, ध्यान रहे कि मछलियों की इस कॉलोनी से ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। अगर हम यहाँ से कुछ सैंपल भी ले लें तो कैसा रहेगा? हाँ, फिर हम उन सैंपल्स को अपनी लैब में अच्छी तरीके से परख भी सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारी नेशनल नैनो इन्फो कॉग्नो पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि किसी भी नई विकसित हो रही कॉलोनी को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, चाहे वो समुद्र में हो या फिर जमीन पर। अगर हमें इनकी बनावट को लेकर भरोसेमंद जानकारी मिल जाए तो फिर हम लैब में इनसे काफी मिलती जुलती यूनिट तैयार कर सकते हैं। हाँ, सही है। वैसे भी हम जांच पड़ताल के नाम पर पहले ही काफी ज्यादा कॉलोनीज को नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब वक्त की मांग यही है कि इन मुश्किल हालात में जिंदगी को फलने फूलने का पूरा मौका मिले। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ के जीवन से जुड़ी कोई चीज अपने साथ ले जाऊं, जिसे इस मिशन की याद के रूप में संभाल कर रखूं। अच्छा, इंसानी भावनाओं को तो हमें लिहाज करना ही होगा। ठीक है, जैसे ही डेटा कलेक्शन का काम पूरा हो जाएगा, तुम यहाँ की जिंदगी के नमूने आसानी से ले जा सकती हो। ऐसा भला हो पाएगा? मैं जीते जागते 3D नमूने की बात कर रही हूँ। अरे प्रिया, तुम 3D की बात कर रही हो? स्पंदन तो 4D के स्तर पर किसी विचार की रचना करने में सक्षम है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि उसे फिर से कैसे हासिल कर सकते हैं। ये उतना ही आसान है जितना किसी डेटा को फिर से निकालना। तुम्हारा मतलब है कि 3D प्रिंटिंग हो पाएगी? 3D, इस पुरानी सी टेक्नोलॉजी का जिक्र सुनकर अच्छा लग रहा है। देखो, इसमें होगा ये कि इंजीनियर्ड मटेरियल का एक हिस्सा लिया जाएगा। इंजीनियर्ड मटेरियल मतलब जीव की ऐसी कोशिका जिसमें मन मुताबिक बदलाव किया गया हो। इसमें कुछ सेंसर भी होंगे। जैसे ही इस इंजीनियर्ड मटेरियल को मुफीद हालात मिलेंगे, वो बिल्कुल उसकी तरह ही विकसित हो जाएगा जिस जीव में से उसे हासिल किया गया था। अच्छा, हाँ, मुफीद हालात से स्पंदन का मतलब है लैब में उसे मुहैया कराया गया दबाव और पानी का हरापन। तभी उस जीव का असल व्यवहार नजर आएगा। लेकिन स्पंदन, समुद्र की इतनी गहराई में जीवों की कॉलोनी होने की क्या संभावनाएं हैं? मेरा मतलब है, हमको यहाँ से क्या जानकारियाँ हासिल होंगी? मैं तो सोच रही हूँ कि कहीं हम लोग यहाँ बेवजह ही तो नहीं आ गए। अगर स्पंदन इतना ही काबिल है, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, तो ये सर्वे और डेटा कलेक्शन का काम खुद ही कर सकता है। फिर हमारी क्या जरूरत है? क्यों रजनी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंसानों में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो स्पंदन में नहीं है। बेशक ये आंकड़ों को इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से समझ सकता है, लेकिन फिर भी किसी सटीक नतीजे पर पहुंचने के लिए तो इंसानी बुद्धि की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों स्पंदन? बिल्कुल, मसलों को समझने समझाने का तुम्हारा ये अंदाज मुझे काफी पसंद है कैप्टन। थैंक यू स्पंदन। ओह, तो तुम्हें सिर्फ उनके समझाने का अंदाज पसंद आया, लेकिन वो नहीं। क्यों? मुझे इस तरह तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कि उन एक्वानॉट्स में से किसी के भी सामने तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। इसका तो मैं तुम्हें सटीक जवाब जरूर देता, लेकिन ये तो मेरे डिजाइनर ने पहले से ही तय करके रखा है, इसीलिए अभी मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ चेतन। लेकिन यह भी ख्याल रखना कि मैं भी लगातार नई चीज़ें सीख रहा हूँ और उसके मुताबिक ही बर्ताव करूँगा। और अपने इस बर्ताव को तुम प्यार कहोगे? हाँ, अगर मुझे इससे ज़्यादा प्रभावी कोई शब्द नहीं मिला तो। लेकिन ये भावनाएं, ये चीज़ें सोच से परे एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है। मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? मेरे ख्याल से मंदिरा अंदर आ रही है, बाकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। क्यों तुम शर्मा रहे हो स्पंदन? ये भी तो इंसानी भावना ही है ना, जो तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। क्यों?
मंदिरा दरवाजे पर पहुंच गई है चेतन। उफ, आज का दिन तो काफी मुश्किल भरा रहा। मंदिरा, तुम काफी थकी हुई भी लग रही हो। ये लो, ये एनर्जी ड्रिंक पी लो। नहीं नहीं, शुक्रिया चेतन। वैसे यहाँ अंदर सब कुछ कैसा चल रहा है? स्पंदन ने कोई खास वार्निंग सिग्नल तो नहीं दिया ना? सब कुछ ठीक है। स्पंदन भी लगातार चुपचाप ही है। बस उसने अपनी चुप्पी तब तोड़ी जब तुम्हें चट्टानों के पास कुछ खतरा सा महसूस हुआ। अच्छा, कंट्रोल सेंटर भी तो स्पंदन के एल्गोरिदम पर लगातार नजर रख ही रहा होगा, इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं कितने सुरक्षित हैं हम। क्या कहा चेतन तुमने? मैं कुछ सुन नहीं पाई। कुछ नहीं मंदिरा, बस मैं सोच रहा था कि मंगल ग्रह की जमीन पर जब इंसानी कॉलोनियां बसेंगी तब कैसे हालात होंगे। क्या लोग यहाँ भी वैसी ही हरकतें करेंगे जैसी उन्होंने पृथ्वी में की थी? बिल्कुल नहीं चेतन, यहाँ की जिंदगी में तो बहुत ज्यादा बंदिशें होंगी। यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। लोग यहाँ के हालात के मुताबिक खुद को ढाल ही लेंगे। धरती में बदली हुई जलवायु ने उनको पहले से ही अच्छी खासी रिहर्सल करवा दी है। जरा सन 2020 में आई हुई कोविड महामारी को याद करो। उसने लोगों को ये सिखा दिया था कि पाबंदियों के साथ जिंदगी कैसे जी जाती है। वो तो ठीक है मंदिरा, लेकिन इंसानों की भावनाओं पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता ना। क्या हम ये सब सोचना दार्शनिकों का काम है चेतन। अभी हमें उन दिक्कतों के बारे में सोचना है जो हमारे सामने है। ऐसी बातों में ज्यादा ध्यान देने का भी वक्त नहीं है। मेरे ख्याल से मंदिरा, तुम्हें कुछ देर सो जाना चाहिए। काफी थक गई हो तुम। स्लीप चैम्बर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। तरोताजा होने के लिए ये जरूरी भी है। ठीक है चेतन, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। तो स्पंदन, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। बढ़ाएं आगे। एल्गोरिदम में कोई दिक्कत आ गई है क्या? खैर, वो सब कंट्रोल सेंटर वाले देख लेंगे। मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? हाँ, वो लोग ऐसी मुश्किलों को सुलझाने के एक्सपर्ट हैं। स्पंदन, क्या तुमने हाल में कोई उपन्यास पढ़े हैं? मेरा मतलब कोई प्रेम कथाएं जिनसे तुमने कुछ हासिल किया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ खास हासिल नहीं किया मैंने तो वैसे ही पढ़े जैसे कोई इंसान पढ़ता है, लेकिन कुछ सालों पहले तक मुझे उन्हें पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। मैं तुम्हें कुछ ऐसे और उपन्यासों के बारे में बताऊंगा। वो तुमको हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। मुझे तो वे सभी एक से ही लगते हैं। मैंने सभी को अच्छी तरह से देखा है। लगता है एक ही कहानी बार बार कही जा रही है। लगता है तुमने क्लासिक रचनाएं नहीं पढ़ी। उनमें तो हर कहानी अपने आप में बहुत अनूठी है। नहीं, ऐसे बेहतरीन उपन्यास तो मैंने नहीं पढ़े हैं। मुझे वो कुछ ज़्यादा ही कठिन लगते हैं। कठिन लगते? इंसान की कोई रचना भला तुम्हारी जैसी बुद्धिमान मशीन के लिए कठिन कैसे हो सकती है? आमतौर से छपने वाली प्रेम कथाओं को मैं अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। इन्हें तुम सस्ता साहित्य भी कहते हो, लेकिन क्लासिक्स, मुझ में भावनाओं के स्तर पर इतनी गहराई नहीं है कि मैं उनको समझ सकूं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा प्यार भी पेपरबैक उपन्यासों की तरह सस्ता है। अपने प्यार को मैं किसी कैटेगरी में तो नहीं रख सकता, बस मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। क्या अपने साथी के तौर पर तुम्हें कोई पसंद है? हाँ, लेकिन मैं ये बता नहीं सकता कि क्यों मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज, बटन दबाने का तुम्हारा तरीका, तुम्हारे सभी तौर तरीके पसंद हैं। स्पंदन, फिर तो तुम्हें ही ये तय करना होगा कि तुम्हारे प्यार का मैं क्या जवाब दूं। तुम ही सुझाओ कोई रास्ता। इसका रास्ता ये है कि क्या कंट्रोल सेंटर ने स्पंदन के सिस्टम में कुछ बदलाव किया है? क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? उधर दूर क्षितिज से अचानक एक तूफान उठा है और वो हमारी ही ओर आ रहा है। मैंने अभी ऑक्सिलरी सिस्टम के मॉनिटर पर देखा। स्पंदन स्पंदन स्पंदन, हाँ, मंगल ग्रह के उत्तर पूर्व की दिशा में चुंबकीय अणुओं की एक लहर सी चली है। अरे, तो इससे बचने के लिए हमें जल्दी से कुछ करना होगा। जल्दी करो स्पंदन, अरे जल्दी कुछ करो। ओहो, अचानक हुए बदलाव से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम सस्पेंशन मोड में चले गए हैं। बस शुक्र यह है कि दूसरे जरूरी सिस्टम सही सलामत हैं। हमारा डेटाबेस क्या बता रहा है? उसमें तो इस तरह के तूफान का कोई जिक्र नहीं है।
शायद रास्ते में कोई अजीब सा चुंबकीय क्षेत्र बन गया होगा। स्पंदन, इस तूफान से निपटना मुश्किल होगा क्या? कोई मुश्किल नहीं है चेतन, अभी सब कुछ सही चल रहा है, मैं इसे संभाल लूंगा। पक्का ना स्पंदन? मुझ पर भरोसा रखो दोस्तों, ये सिर्फ एक बयार है, कोई प्यार नहीं है चेतन। ये संकट भी कुछ ही मिनटों में टल जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। स्पंदन, फिक्र मत करो, मेरा सिस्टम एकदम सही सलामत है। मुझे तुमसे प्यार है स्पंदन। क्या कहा? मुझसे प्यार करते हो तुम? चेतन, लग रहा है किसी ने मेरी काबिलियत को अचानक नई रफ्तार दे दी। चेतन, ये एक बिल्कुल ही अलग अनुभव है। अब मेरा फ्लूइड सिस्टम इस तूफान से नए हौसले के साथ लड़ेगा और ये मैं चला चेतन। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 20वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था क्षितिज के उस पार। आलेख डॉक्टर मानस प्रीतम दास का था। हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली ने किया। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक की। प्रस्तुति सहायक थे सैयद मुनीस हैदर रिजवी। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषि हिम्मत सिंह नेगी, मेधा शुक्ल, अनु शर्मा और यामिनी। दोस्तों, अभी चाहिए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सुपर एआई क्या है? और दूसरा प्रश्न है, क्या सुपर एआई द्वारा मनुष्य की बुद्धिमत्ता को पार किया जा सकता है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा। पिन कोड है 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। नमस्कार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।